हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल इंडिया, जहां पर हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। हमने उसके सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए ऑलमोस्ट। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो क्या बचता है, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है इंडिया का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर एतबार से जो है वो क्या सिनेरियो रहा, ठीक, और उसका क्या इफेक्ट होता है उस रिवॉल्ट का। बेसिकली उसका मतलब ये है, ठीक। अब देखते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था रिवोल्ट ऑफ 1857। इसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रिटिश की जो पॉलिसीज हैं वो इन्फ्लुएंस हुई इंडिया के अंदर, ठीक। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि उनको अब क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, तो अब वो और ज्यादा चुकन्ने जो है वो हो गए थे और उनकी पॉलिसीज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई इसके बाद। Indian Empire's character in the last decades of the 19th century was shaped to a large extent by the events of 1857। ये वही चीज फर्दर आगे एग्जेजरेट करके बता रहा है कि 1857 की इवेंट के बाद जो है इंडियन एम्पायर जो था, जो जिस पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा चेंज उसमें हमें देखने को मिलता है उसके कैरेक्टर के अंदर। The considerable support which the revolt obtained and the threat it posed to the very existence of British rule in India during the year 1857 forced the British to examine the entire nature of their connection with in India। ठीक, अब क्या होता है कि जब ये पूरा इवेंट होता है तो इसके बाद ब्रिटिशर्स के सामने खुल जाता है कि हमें जो है क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो अब उनके माइंड में ये चीज हिट करती है कि वापस से हमें इंडिया के साथ जो कनेक्शन है उसे हमें रिबिल्ड करना होगा। कौन सी ऐसी चीजें जो हमें करनी है, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें जो है वो नहीं करनी है। उनको एक थ्रेट जो है, पोटेंशियल थ्रेट देखने को मिल रहा था, ठीक। फिर उसके बाद जो पहला कॉन्सिक्वेंस, जो पहला इफेक्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का होता है वो ये होता है कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो खत्म हो जाता है और किसका रूल आता है, ब्रिटिश क्राउन का। The transfer of power from East India Company to the Crown of England was achieved through Act for the Act for the Better Government of India 1858। अब क्या होता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो पॉलिटिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो ये होता है कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ जो है वो पावर का ट्रांसफर हो जाता है। पहले किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रूल चल रहा था, उसका रूल चल रहा था, ठीक। अब ये क्या होता है कि ये एक एक्ट पास करते हैं, जिस एक्ट का नाम है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। उसके अकॉर्डिंग जो है ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिलती है। इस एक्ट के अंदर इंडिया को कौन गवर्न करेगा, क्राउन करेगा, ठीक। यानी कि ब्रिटिश शर्स जो ब्रिटिश का क्राउन है उस टाइम पर, वहां पर जो रूल कर रहा था ब्रिटिश कंट्री के अंदर, ठीक है, वही इंडिया के अंदर डायरेक्ट रूल करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प से, ठीक। क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज इशूड ऑन 1 नवंबर 1858। ये जो क्वींस प्रोक्लेमेशन है किसको कहते हैं, जब इस चीज को डिक्लेयर किया गया, एक्ट ऑफ इंडिया जो बेटर गवर्नमेंट के लिए लाया गया था 1858 के, इसको जब आगे लोगों तक इसकी इत्तला दी, वो किसने दी, लॉर्ड कैनिंग ने दी इलाहाबाद दरबार के अंदर, ठीक। तो क्या होता है कि उसी चीज को क्या बोलते हैं, क्वींस प्रोक्लेमेशन, और वो कब इशू हुआ, 1 नवंबर 1858 के अंदर। The Queen, in her proclamation, called upon all her subjects within the British territories in India to be faithful and to bear true allegiance to the British government। अब इस प्रोक्लेमेशन के अंदर क्वीन ने सारे सब्जेक्ट जितने भी अपने लोग थे मानने वाले यहाँ पर, ठीक, जो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर थे, उनको ये कहा कि वो इंडियन टेरिटरीज के अंदर जितने भी लोग हैं वो फेथफुल रहें, किसको, ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है, द proclamation proclaimed the appointment of Charles Canning as the first viceroy and governor general over the British territories in India। इस एक्ट के अंडर जो है क्या होता है कि चार्ल्स कैनिंग जो है उसको फर्स्ट वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल बनाया जाता है ब्रिटिश इंडिया का, ठीक। द क्वीन इन हर प्रोक्लेमेशन assured the following to the native princes
that all treaties and engagement made by the East India Company with the native princes would properly be maintained by the British government, and his hope that the same would also be observed by them. अब उसने इस क्वींस प्रोक्लेमेशन के अंदर ये चीज भी उन्होंने कही कि जो नेटिव रूलर्स ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले जो ब्रिटिश क्राउन से पहले रूल करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने और जो यहाँ के नेटिव रूलर्स हैं प्रिंसेस जो है उन्होंने जितनी भी ट्रीटीज की हैं आपस में हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे ठीक है और सेम उम्मीद की जाती है कि वो जो रीजनल प्रिंसिपैलिटीज हैं जो प्रिंसेस हैं वो भी इस चीज को बरकरार रखेंगे. The proclamation assured freedom of religion to the people of India. There would be allowed they would be allowed to follow their own religious belief, practices, and worship, and the British officials would not interfere in such matters. Equal and impartial protection of law was promised to all Indians. अब ब्रिटिशर्स को एक पोटेंशियल थ्रेट देखने को मिल रहा था कि हाँ अब अगर हम कोई भी ऐसा स्टेप लेंगे तो ये हमारे अगेंस्ट बगावत कर लेंगे और हमें यहाँ से मार भगाएंगे. ठीक तो इन्होंने उस चीज के लिए क्या किया कि अब कहा कि लोगों को रिलीजन की फ्रीडम है कोई भी किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकता है और फ्रीली मूव कर सकता है. ठीक उसके बाद उन्होंने ये भी चीज कही कि अपने रिलीजियस बिलीव्स जो है प्रैक्टिसेस जो है वर्शिप जो भी है वो आप कर सकते हो और ब्रिटिशर्स उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस शो नहीं करेगा क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज है जब इसके सेंटिमेंट कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो अगर कोई हर्ट कर ले तो जो है जंगे हो जाती है. और उसके बाद क्या बोला कि इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी इम्पार्शियल प्रोटेक्शन मिलेगी यानी कि अब ब्रिटिशर्स ये इंडियन सोल्जर्स को या इंडियन पीपल को जमींदार तालुकदार जो भी है जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पार्ट है इंडिया के अंदर उन सबको इक्वल और इम्पार्शियल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की. ठीक पहले इंडियंस को नहीं दे रहे थे ना ब्रिटिशर्स तो अब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब उन इंडियंस को तो उन्होंने किसी तरीके से खुश करना था. ठीक तीसरा हमारे पास आता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक न्यू स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला. देखते हैं उसको क्या है. अंडर द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 द पावर ऑफ द क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द होम गवर्नमेंट इन इंग्लैंड consisting of the Secretary of State for India assisted by the Council of India known as the Indian Council. अब एक न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है हमें देखने को मिला उसमें क्या होता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने एक एक्ट पास किया था. क्या एक्ट था? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858. उसके तहत जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है उसको कौन लीड करेगा डायरेक्टली एक्सरसाइज करेगी होम गवर्नमेंट करेगी इंग्लैंड के अंदर जो है और उसे कौन असिस्ट करेगा जिसके अंदर कौन कौन होगा होम गवर्नमेंट करेगी असिस्ट उसके अंदर होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक इंडिया के लिए और उसे असिस्ट करेगी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे इंडियन काउंसिल भी कहते हैं. यानी इसका बोलने का मतलब क्या है अब ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई पावर. ठीक अब ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली गई तो अब वो ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर कौन इस गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करेगा होम गवर्नमेंट जो कहाँ की है इंग्लैंड की. ठीक और उनको असिस्ट करेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक The Secretary of State for India was to be a member of the British Parliament. अब हमने देखा कि उन्होंने एक न्यू इसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक न्यू पोस्ट जो है वो सामने लाई जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा. ठीक अब वो जो बंदा जो गवर्नमेंट देखेगा इंडिया के अंदर वो किसका मेंबर होना चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का. ठीक और उसके लिए एक और क्राइटेरिया क्या था कि वो कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए कहाँ का इंग्लैंड का. He was therefore to be responsible for the administration of the British territories in India to the British Parliament. और वो किस चीज के लिए आंसरेबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल होगा कि इंडिया के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है. सारा उसको जवाब जो है इंडिया के अंदर जितने भी अफेयर्स हैं वो सारे लुक आफ्टर करने होंगे और उसके बाद उसकी खबर उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी है और ब्रिटिश पार्लियामेंट उससे किसी भी तरीके का सवाल जो है वो पूछ सकता है. ठीक
फिर उसके बाद हमारे पास आता है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है उसको कौन असिस्ट करेगा, काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर उस काउंसिल के अंदर कितने मेंबर होंगे, 15 मेंबर होंगे। उसमें से 8 जो है उनको कौन नॉमिनेट करेगा, क्राउन नॉमिनेट करेगा, और जो बाकी 7 है उन्हें इलेक्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया को to make the Council of India expert body on Indian affairs, the Act provided that 9 out of 15 must be those members who served or resided in India at least for a period of 10 years before their appointment. अब क्या होता है कि वो इंडिया के अंदर इस तरीके से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं कि उसमें कोई भी शॉर्टकमिंग्स ना रहे, कि कोई भी ऐसा इंस्टेंस या इवेंट ना हो जिसकी वजह से लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आवाज उठाने का जो है वो मौका मिले। तो इन्होंने बोला कि काउंसिल ऑफ इंडिया, अब काउंसिल ऑफ इंडिया किसको असिस्ट कर रही थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो यहाँ पर गवर्नमेंट चला रहे थे। तो उन्होंने उसको एक एक्सपर्ट बॉडी बनाने के लिए इंडियन अफेयर्स के लिए क्या बोला कि जो 9 बंदे हैं, इस 15 मेंबर पूरे इस उसके अंदर कितने 15 मेंबर्स। ठीक, अब इसने बोला उसमें से जो 9 बंदे हैं वो कौन होने चाहिए, जिन्होंने इंडिया के अंदर सर्व किया हो, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और दूसरा वो एटलीस्ट 10 साल के पीरियड यानी 10 साल तक यहाँ पर रहे होने चाहिए इंडिया के अंदर। यानी कि उनका मकसद ये था कि उसको इंडिया की जानकारी होनी चाहिए, इंडिया के बारे में हर चीज वो जानने वाला होना चाहिए। ठीक, उनके अपॉइंटमेंट से 10 साल पहले वो यहाँ पर रहने चाहिए। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है एंजॉयड वेरी वाइड पावर्स। अब जो सेक्रेटरी है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है काउंसिल ऑफ इंडिया का, with the power to vote, and in case of a tie he was to enjoy casting vote as well. He had the power to divide the council of India into committees for the more convenient transaction of businesses. अब ये सेक्रेटरी की पावर हमें बता रहे हैं कि वो उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है काउंसिल ऑफ इंडिया का, और उसे वोट की पावर भी जो है दी जाती है। इसको हम काइंड ऑफ वीटो पावर कह सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि इन केस अगर वोट टाई हो जाता है, ठीक है, बराबर हो गए, अगर 2 पार्टीज के बीच में वोट टाई हो जाता है, फिर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है और वो जिसके लिए वोट करता है फिर वो चीज जिसके पास मेजोरिटी आ जाती है वो जीत जाता है। तो इन केस इसको बोला, इसको वो पावर दी कि अगर 2 पार्टीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या टाई हो जाता है तो तब इसके पास पावर है कि वो वोट को कास्ट कर सकता है। और उसके पास ये भी पावर थी कि वो जो काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसके अंदर 15 मेंबर हैं वो उसको डिवाइड कर सकता है फर्दर कमेटीज के अंदर, ताकि स्मूथली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर सके। The Secretary of State in Council had to lay down certain rules and regulations for the guidance of the government of India in all its dealing with the home government and the crown. अब ये जो बोल रहा है कि जो एक और बंदा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, इसे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने हैं, किसके लिए, किसकी गाइडेंस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडेंस के लिए लिखने हैं, ताकि उसको किस तरीके से होम गवर्नमेंट और जो क्राउन है उसके साथ कैसे डील करना, बेसिकली इंटरमीडिएटरी का काम इसको करना था। तो इनको उनके साथ कैसे डील करना है, मतलब यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको ब्रिटिश उधर वाले पार्लियामेंट के साथ कैसे डील करना है एंड वाइस वर्सा, उन सब की गाइडेंस और उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन लिखेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। देन इंडियन आर्मी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। हमने पहले देखा कि इंडियन आर्मी का जो है एक बहुत बड़ा रोल रहा है जिसकी वजह से रिवॉल्ट जो है वो हमें देखने को मिली। ठीक, ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन आर्मी अंडरवेंट ड्रास्टिक चेंज। अब सबसे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि रिवॉल्ट शुरू ही आर्मी से हुई थी। ठीक है, तो अब इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स का और इनका सोल्जर्स का जो आपस में जो ताल्लुक है, जो बिहेवियर है, जो सलूक है, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज उसमें हमें देखने को मिलती है। इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश टू अज्यूम दैट इंडियन पीपल वुड स्टैंड बाय द गवर्नमेंट इन इट्स ऑवर ऑफ नीड। अब ब्रिटिशर्स के सामने ये चीज खुल गई थी कि ऐसा नहीं है, और ब्रिटिश इस चीज को अज्यूम भी नहीं कर पा रहे थे
कि इंडियन पीपल जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे इन केस किसी कोई ऐसी मुसीबत पेश आती है, उस टाइम पर इंडियन जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ खड़े नहीं होंगे। The British element in the Indian society was strengthened in order to ensure loyalty and efficiency. अब क्या होता है कि इंडियन आर्मी के अंदर इसमें लिखा है कि इंडियन आर्मी के अंदर ब्रिटिश एलिमेंट्स को इंक्रीज किया गया, यानी कि जो इंडियन बंदे थे, इंडियन के अलग अलग जगहों से जो आते थे, उनने उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया। ठीक, इंडियंस की स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया और ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ा दिया गया, ताकि कोई भी आगे जो है वो रिवॉल्ट ना हो, इन केस हो भी तो ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस कर सके। Thus the number of Indian soldiers was drastically reduced from 238,000 in 1857 to by 1863 the number of European soldiers was increased from 45,000 to 65,000। ठीक, अब क्या बोलता है कि जो इंडियन सोल्जर्स का नंबर था वो रिड्यूस कर दिया गया, पहले इतना था अब उससे रिड्यूस करके इतना कर दिया गया। ठीक, अब जो यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर है वो इंक्रीज हो गया इतने से इतने तक। ठीक, उसके बाद क्या आता है, द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन टू इंडियन वाज फिक्स्ड एट 50-50 इन द बंगाल आर्मी एंड 1-2 एल्सवेयर। अब क्या किया उन्होंने कि बंगाल आर्मी के अंदर, क्योंकि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रिवॉल्ट के अंदर, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, इनके सामने सारी चीजें सामने आ गई थी ब्रिटिशर्स के सामने, तो उन्होंने क्या किया, अब के आगे कोई ऐसी अपराइजिंग ना हो, उन्होंने इंडियंस की और यूरोपियंस की रेशो कितनी कर दी, 50-50 कर दी। ठीक है, इन केस अगर कोई ऐसी हो भी तो ये आपस में एक दूसरे को सप्रेस कर दे। ठीक, न्यू रिक्रूट्स वर ड्रान लार्जली फ्रॉम दोज मार्शल रेसेस ऑफ द पंजाब, नेपाल एंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हु हैड प्रूव्ड देयर लॉयल्टी ड्यूरिंग द ऑड्स ऑफ अर्जेंसी। अब इन्होंने क्या किया, आर्मी को डिवाइड किया किस किस में। ठीक, ये आर्मी हो गई। ठीक, इसको इन्होंने डिवाइड किया, इसको हम इस तरीके से समझेंगे, जो माइंड मैप्स बनाना या फ्लो चार्ट्स बनाना एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक, ये आगे बंगाल आर्मी लिख देते हैं इसको। इनको इसने डिवाइड कर दिया मार्शल रेसेस और दूसरे आते हैं नॉन मार्शल रेसेस, यानी इन्होंने अब ग्रुप्स बना दिए कि एक मार्शल रेसेस में दो लोगों को डाल दिया, एक डाल दिया नॉन मार्शल रेसेस के अंदर। मार्शल रेसेस के अंदर उन लोगों को डाला जो लॉयल थे ब्रिटिशर्स को। ठीक, और ये जो लॉयल नहीं थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, इस तरीके से डिवाइड किया। और अब इन्होंने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट कहाँ से करेंगे, ये तो हमें हमारे सामने बात दिया है कि जो इनको लॉयल रहे होंगे उस टाइम पर, इन्होंने उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करना शुरू कर दिया। और वो कहाँ के लोग थे, पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लोग थे। ठीक, इन कीपिंग विद द ओल्ड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो सबसे खराब चीज इनकी थी, जो इन्होंने उस टाइम पर इनका पॉलिटिकल एजेंडा था, ठीक है, इनका जो प्रोपेगेंडा ये कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे थे, वो इन्होंने पहले से की हुई थी और ये उसको आगे चलाना चाह रहे थे, वो है डिवाइड एंड रूल। और ये इनकी पहले की पॉलिसी रही है कि हम कभी भी इंडियंस को इत्तेहाद कायम नहीं करने देंगे। इनके से अगर हमें इत्तेहाद कायम करने देते, वैसी जो है ऐसे गलत गलत काम नहीं करते, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर आपस में दो कम्युनिटी को नहीं भिड़ाते, तो ये पहले से यहाँ से हमने निकाल दिए होते। बट ऐसा नहीं हुआ, तो इन्होंने इस पॉलिसी को जहन में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, न्यू रिक्रूटमेंट्स जो है उन जो की उसके अंदर इन्होंने सेपरेट यूनिट्स बना दिए। और किसके बेस पर बना दिए,
कास्ट के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर या रीजन के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदू कम्युनिटी से ले रहे हैं तो उस यूनिट के अंदर इन्होंने सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के रख लिए, दूसरे के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के रख लिए। ठीक, फिर अगर पहले तो ये क्या करते थे, कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी कराते थे। फिर अगर कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी इनका नहीं चलता था तो हाई कास्ट लोगों के वर्सेस लो कास्ट में जो है ये क्या करते थे, आपस में लोगों के बीच में फसाद डलवा देते थे। अगर ये भी काम नहीं करता था फिर रीजन वर्सेस रीजन के बीच में ये फसाद जो है वो डलवा देते थे। Various groups were so arranged so as to prevent any sentiment of national unity growing amongst them, and tribal and communal loyalties and slogans were encouraged. अब ये क्या करते थे, इस यही जो उसका क्रिटिकल एनालिसिस हमने देखा कि इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को कभी उभरने दिया ही नहीं। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से ग्रुप्स इन्होंने फॉर्म किए थे कि कोई भी इन लोगों के अंदर नेशनल यूनिटी हमें देखने को ना मिले, ताकि ये हमारे अगेंस्ट आवाज ना उठाए। इन्होंने क्या किया, ट्राइबल और कम्युनल लॉयल्टीज को ज्यादा से ज्यादा इनकरेज किया, उसकी हौसला अफजाई की। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ट्राइब से है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक ट्राइब से है, ठीक, उसका रिलीजन इस्लाम है, तो उन्होंने उसकी जो है ज्यादा उसने ट्राइब को बोला कि तुझे अपने ट्राइब को जो है वो क्या करनी है, लॉयल्टी शो करनी है, अपने रिलीजन को लॉयल्टी शो नहीं करनी है। इस तरीके से थोड़ा एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जो आज के टाइम पर भी ये हो रहा है और ये पॉलिटिकली चलता आता है। ठीक, इसीलिए हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जो है वो क्वेश्चन पुट करने हैं और जो पास्ट में चीजें हो चुकी है उन्हें वापस नहीं दोहराना है, हमें अपनी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो है वो करनी है। Every effort was made to isolate the army from the civilian population, और हर एक ऐसा एफर्ट किया गया जिसकी वजह से आर्मी को और सिविलियन पॉपुलेशन जो है उनको आइसोलेट किया जाए, यानी सेपरेट किया जाए, आपस में उनमें कोई कांटेक्ट ना बचे। ऑल द की पोजीशन वर केप्ट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिशमैन, और जितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस थी वो किसके हाथ में दे दी, इंग्लिशमैन के हाथ में दे दी। द मोर इफेक्टिव वेपन्स ऑफ वॉरफेयर वर नॉट गिवन टू द इंडियन फोर्सेस व्हेन दे वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। अब जो न्यू तरीके की जो वेपन्स हैं, इफेक्टिव लड़ने की जो नई नई, जिसको हम आज के जमाने में बोलेंगे टेक्नोलॉजिया, ठीक है, वो टेक्नोलॉजिया इन्होंने क्या किया, इंडियंस को नहीं दिया और वो किसको दिया, ब्रिटिशर्स के पास रख लिया, ब्रिटिश ट्रूप्स को दे दिया। उसके बाद इन्होंने जो पॉलिसी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है वो इन्होंने छोड़ दी, और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन्होंने किससे इंट्रोड्यूस की थी, किस पॉलिसी की वजह से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। The British authorities realized the importance of the princely state and wanted their support to the British rule in the country. अब ब्रिटिशर्स के सामने ये चीज खुल चुकी थी कि अगर उन्हें इंडिया के अंदर रूल करना है तो उनको यहाँ के नेटिव इंडिजिनियस पीपल जो है उनका सपोर्ट कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी जो है एनेक्सेशन की छोड़ दी। Beside, even after the end of the Crimean War, the British government remained apprehensive of a Russian invasion of India. Under these circumstances, it was felt that the princely state would be of great help in case of any danger from abroad. अब क्या होता है, हमने देखा कि अफगानिस्तान वॉर्स, क्रीमियन वॉर्स, पर्शियन वॉर, ये सारी चल रही थी और ब्रिटिशर्स बैक टू बैक लड़ रहे थे। अब ये क्या बोलता है कि क्रीमियन वॉर जब खत्म होगी, उसका खात्मा हो गया, तो उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर है उसको ये चीज खदशा था कि उसको रशिया जो है वो इन्वेड कर देगा। ठीक, अब उस टाइम पर बड़ी इकोनॉमिकली शटर हो गया था ब्रिटिशर्स, तो इन सब सर्कमस्टांसेस के अंदर हालातों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये चीज महसूस हुई कि प्रिंसली स्टेट उनको कितनी हेल्पफुल रह सकती है, उनके काम आ सकती है इन केस अगर कोई बाहर से इन्वेजन होता है। Hence, the policy of British dominion annexing the princely state was given up. Most important इसका positive aspect ये है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कि जो अब ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे थे, एनेक्स कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को, उस पॉलिसी को इन्होंने तर्क कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। ठीक, इंक्रीज इन रेशियल एनिमोसिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस। अब मैंने पहले ही हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स इंडियन को हकारत की नजर से देखते थे, नफरत की नजर से देखते थे, इंफीरियर समझते थे और खुद को सुपीरियर समझते थे। अब वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इंग्लिश और इंडियंस के बीच में वो जो डिफरेंस है वो जो है हमें तेजी से देखने को मिलता है।
British considered themselves as occupying power, garrisoning a hostile land. On the other hand, Indians tried to seek self-respect and honor within the bounds of their traditional culture. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो अब यहाँ पर इन्होंने एनेक्स किया था, ठीक है, उन्होंने अपनी कॉलोनीज लगाई थी, तो यानी वो ये समझ रहे थे कि हमारा अपर हैंड है, ठीक, और हम यहाँ पर इस लैंड के ऊपर जो है अपनी मर्जी के मनमानी के सारी चीजें। अब लेकिन जो नेटिव यहाँ के लोग हैं, इंडियंस हैं, ठीक है, अब वो ये चाह रहे थे कि उन्हें इज्जत और वकार से उनकी जमीन पर जो है, उनके वतन पर उनको रहने दिया जाए और उनके जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसे जो है वो भी फॉलो करने दिया जाए, यानी उसको जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन सिर्फ इतनी सी बात जो है वो चाह रहे थे। ब्रिटिश हैड फॉर्म्ड ए सेपरेट कम्युनिटी इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स ने एक सेपरेट कम्युनिटी को फॉर्म कर दिया इंडिया के अंदर। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, स्टन्ड and shocked, the British saw the obedient sepoys suddenly transformed into a disobedient। ठीक, अब इनको बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है। अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि 1857 की रिवॉल्ट के अंदर जब अपराइजिंग होती है तो जो ओबीडियंट सोल्जर्स भी थे वो उनके ब्रिटिशर्स के साथ खेल जाते हैं, ठीक, ब्रिटिशर्स के साथ खेल जाते हैं, हाँ, तो वो अब क्या होते हैं, डिसोबीडियंट हो जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि इन केस फ्यूचर के अंदर ऐसा ना हो तो वो एक सेपरेट कम्युनिटी इंडिया के अंदर बना देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है hence the British felt that safety could be found only among their own country। अब उनको ये लगता है कि हम इंडियंस पर यकीन नहीं कर सकते और इंडियंस को भी इस तरीके से लग रहा था जो बिल्कुल ठीक लग रहा था, और ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि हमें जो सेफ्टी कौन प्रोवाइड कर सकता है, इंग्लिश पीपल ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हर जगह रिक्रूट करना ब्रिटिशर्स को शुरू कर दिया। On the other hand, the manner in which the revolt of 1857 was crushed by the British and the ruthlessness in which the sepoys were treated left a deep sense of hatred among the Indians against the British। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, सिक्के को पलट कर देखें, तो जिस तरीके से रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्रश किया था, जितनी बेरहमी से ब्रिटिशर्स ने, उसकी वजह से लोगों के अंदर एक नफरत और ज्यादा जो है वो बढ़ गई थी, सिपाहीज के अंदर या आम शहरियों के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब आते हैं सेटबैक्स टू रिफॉर्म्स। अब ब्रिटिशर्स जो है वो चले थे इंडिया को वेस्टर्नाइज करने के लिए, यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने के लिए, ठीक है, तो अब जब उन्होंने देखा कि इंडियंस को ये रास नहीं आ रही है और ये हमें मार भगाएंगे यहाँ से, तो हम इस चीज को छोड़ देते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कन्विंस्ड द ब्रिटिश the futility of interfering in the traditional social religious customs of India। ये चीज ब्रिटिशर्स के आगे खुल गई थी कि अगर हम इनके इस सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इसके फैब्रिक के अंदर अगर हम इनके अंदर इंटरफेयर करेंगे तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक और कितना जो है वो डेंजरस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो लेजिस्लेशन के अगेंस्ट देखने को मिली थी ब्रिटिशर्स को, वो किस किस से आई थी, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल लेजिस्लेशन, ये आप फर्दर पढ़ोगे कि सोशल लेजिस्लेशन क्या होती है। सोशल लेजिस्लेशन ऐसे रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर लाया था, रेलवे टेलीग्राफ्स हो गए, या फिर हो गया जैसे कि सती प्रथा को बैन किया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया था, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रूल्स बनाए थे, ठीक है, तो अब उसको उसकी जो है उसको रेसिस्ट किसने किया, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जो थे दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट हो गया इसमें, जैसे हम आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं, जो बहुत हाइपर रिलीजियस लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर इसको बहुत गलत लिया जाता है। The self-confidence of the British and their plans for the rapid westernization of India through social reforms were shattered। अब जो ब्रिटिशर्स बड़े ख्वाब सजा रहे थे कि हम रैपिड वेस्टर्नाइजेशन करेंगे इंडियंस की सोशल रिफॉर्म्स के जरिए, वो जब उन्होंने देखा कि सिनेरियो फिट नहीं बैठ रहे तो उनका वो ख्वाब जो है वो क्या हो जाता है, ठप हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। द ब्रिटिश आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब हम किसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, हम उनकी ट्रेडिशनल उस चीज के अंदर
एलिमेंट्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, बल्कि उनको एक साउंड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इंडियंस का वापिस से वो क्या जीतना चाह रहे थे, यकीन जीतना चाह रहे थे। अब यहाँ से आती है जो उन्होंने बहुत उनकी जो पॉलिसी रही है पहले से, पॉलिटिकल एजेंडा उनका जो रहा है वो ये है कि उन्होंने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो है वो उसके बीच बो दिए, जिसकी खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। कभी भी कोई भी चीज होती है तो हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज भी उसके हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें क्रिटिकली क्वेश्चन पुट करने चाहिए, ठीक है, लॉजिक ढूंढना चाहिए। और जिस तरीके से कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो चीज हमें याद नहीं करनी है, हमने सीखना है कि पास्ट के अंदर क्या गलतियां हुई थी और ये किसका जो है हम किसके सिर्फ एक टूल्स बन रहे हैं, पीछे कोई और काम कर रहा है बट हमें सिर्फ एज अ टूल, आम जनता को टूल बनाया जा रहा है और हमें लड़ाया जाता है। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश हैड पैट्रोनेज्ड एंड अप्लाइड द मोस्ट अनस्क्रप्चरस पॉलिसी टू द डिवाइड द इंडियंस इन डिफरेंट कास्ट्स एंड क्लासेस। अब उन्होंने बहुत गंदी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, लोगों को कास्ट के बेस पर, क्लास के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दिया। कहीं वो क्या करते थे, हिंदूज को सपोर्ट करते थे और मुस्लिम्स के अगेंस्ट वो करते थे, एंड वाइस वर्सा, मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे उनको हिंदूज के अगेंस्ट जो है वो भटकाएंगे। और उससे पहले सारे जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में, सिख जो है वो भाई भाई की तरह रहते थे। सारी फूट किसने डलवाई, ब्रिटिशर्स ने डलवाई, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, द ब्रिटिश यूज्ड वन क्लास और कास्ट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक, एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते थे। या तो जैसे हमने पहले बोला, या तो वो कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी कराते थे, या तो वो कास्ट, हाई कास्ट हिंदूज को करेंगे, या लो कास्ट हिंदूज के बीच में आपस में जो है लड़ा देंगे। द मुस्लिम्स वर मेड टू फाइट द हिंदूज एंड द हाई कास्ट हिंदूज वर एक्साइटेड अगेंस्ट द लो कास्ट हिंदूज। सेम चीज हमने डिस्कस कर ली। और इस तरीके से पूरी कंट्री की जो है वो सत्यानाश होना जो है वो शुरू हो गया। अब इकोनॉमिकली जो है इंडिया को उन्होंने लूट पाट करना शुरू कर दी। विद द फेलियर ऑफ ग्रेट रिबेलियन द एरा ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट केम टू एन एंड। अब क्या होता है कि जब ये रिबेलियन खत्म होती है, उससे ब्रिटिश का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है, ये जो उनका तरीका है वो खत्म हो जाता है। अब उनको इकोनॉमिकली एक और अपने आप को और ज्यादा साउंड करने के लिए कुछ और चीजें लानी थी, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू सिस्टमैटिक इकोनॉमिक लूट का तरीका जो है वो अपनाया, एंड प्लंडर बाय द ब्रिटिश वाज इनॉग्रेटेड। इंग्लिश पीपल रुथलेसली एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी विदाउट एनी फियर। और उन्होंने जो सोने की चिड़िया होती थी उसको गुर्बत की तरफ धकेल दिया। तो ये सारी पॉलिसी जो है वो इंग्लिश ने शुरू की थी, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।